हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे बीएसकेजी 178 के। ठीक है, दरअसल बीएसकेजी 178 की जो दो वीडियोस हैं वो पहले आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने खंड 1 और खंड 2 की चर्चा की है। ठीक है, आज का मेरा वीडियो डिस्कशन जो है ना खंड 3 और खंड 4 को लेकर होने वाला था, लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग खंड 3 और खंड 4 को फुल्ली डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं, और उसको पढ़ने से संभवतः आप लोगों को एग्जाम में मदद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो खंड 3 और खंड 4 है इसके अंदर वही सारी बातें लगभग लिखी गई हैं जो कि खंड 1 और खंड 2 में लिखी गई है। जैसे कि आपको सभा, समिति, उसके बाद रत्नी, उसके बाद विदथ, इन सभी की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन कौन से मंत्री परिषद वगैरह का गठन, कैसे कैसे नियम है, वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, राज्य कैसे है, राज्य के प्रकार क्या है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, उसके बाद गण, संघ, यही सब चीजों की चर्चाएं हैं। ठीक है, विस्तृत विस्तृत चर्चाएं हैं, तो इतना हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, सीधे हम लोग एक गैस पेपर पे आते हैं, या एक गैस पेपर की एक सीरीज है, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम इसको समझ लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है ना अपने एग्जाम को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, और दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो बीएसकेजी 178 है, दरअसल ये प्राचीन भारतीय राजनीति की एक पुस्तक है, और ये कुल मिलाकर के वैदिक युग से संबंधित पुस्तक है, या उसके आसपास के काल की जो पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों का एक निचोड़ है। क्योंकि उस समय में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य कालीन इतिहास के समय में संस्कृत में सारी बातें लिखी जाती थी। तो उस संस्कृत में जो भी बातें लिखी गई है राजनीतिक चिंतन को लेकर के, राजनीतिक इतिहास को लेकर के, भारतीय राजनीतिक इतिहास को लेकर के, उन्हीं सब चीजों की चर्चा जो है ना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीति। ठीक है, मैं एक बार पेन ले लेता हूं, पेन ये रहा, मैंने पेन निकाल लिया। ठीक है, प्राचीन भारतीय राजनीति बीएसकेजी 178 और गैस पेपर 1। ठीक है, कुल 3 गैस पेपर्स की सीरीज है शायद इसमें। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे तो हमारे एग्जाम में जो भी है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का विशेषता का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो विशेषता है उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बात यह है ना कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप जो है ना उसकी विशेषताओं से हमें दिखता है, हमें झलक में आता है। जब पुराने समय में जब हमारा भारत उतना अच्छा से सुदृढ़ नहीं था, जब हमारा भारत अंग्रेज वगैरह का गुलाम था, तो उस समय में जो अंग्रेज वगैरह थे ना, उन लोगों के जो विद्वान ये मानते थे कि राजनीतिक दर्शन जो है ना वो यूनान से आरंभ हुआ है, और हमारा जो राजनीतिक चिंतन है या राजनीतिक इतिहास है, मतलब भारत का जो राजनीतिक इतिहास वगैरह है, ये कुछ उतना पुराना नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब वैदिक साहित्य वगैरह के बखान हमारे सामने आए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बखान सामने आए, उसके बाद आपको मनु की मनुस्मृति सामने आई, तो सभी लोगों ने माना कि भैया भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो काफी पुराना है, अति प्राचीन है। ठीक है, तो यही बातें हैं। तो यहाँ पर है कि राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्णन करते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा सकती है। तो ऐसा है ना, अरे भैया इसको क्या हो गया, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो डॉक्टर ओम नागपाल के अनुसार प्लेटो और अरस्तु जो है ना वो शताब्दियों पहले ही भारत में राजनीतिक शास्त्र पर पर्याप्त अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, और अरस्तु के ही समकालीन कौटिल्य थे, उन्होंने भी व्यावहारिक रूप से राजनीति में अपना योगदान दिया था। इसी वजह से उन्हें व्यावहारिक रूप से राजनीति का पिता माना जाता है, किनको? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भैया प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो है ना विशेष झुकाव था आध्यात्मिकता की ओर, क्योंकि उस समय में जो वेद वगैरह है या कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह है वो कुल मिलाकर के अध्यात्म से जुड़ा हुआ। अध्यात्म मतलब क्या होता है कि मतलब धार्मिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ, जैसे कि लोग उस समय पेड़ पौधों की पूजा करते थे देवी देवता मानकर। ठीक है, तो इसीलिए प्रारंभ से ही भारतीय राजनीतिक चिंतन का झुकाव जो है अधिकतर आध्यात्मिकता की ओर रहा है। आप लोग उपनिषद वगैरह के बारे में जानते होंगे, उपनिषद जो है ना वो लिखा गया है। तो इसमें जो उपनिषद जो एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि
अध्यात्म का जो है ना, सॉरी, अध्यात्म की ओर भारतीय राजनीतिक चिंतन का या भारतीय इतिहास का झुकाव था, इसलिए इस दृष्टिकोण से भारत को संसार का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा सर्वोपरि नहीं। तो देखिए, बात यह है कि जब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम राजा के संबंध में विस्तार से विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ जगहों पर प्राचीन भारतीय इतिहास में राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन कुछ जगहों पर राजा को उतना भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं है। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि राजा को प्रजा का संरक्षक माना गया है। ठीक है, इसीलिए राजा सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा करनी है, इसीलिए राजा सर्वोपरि नहीं है। ठीक है, प्रायः सभी लेखकों ने राजा के पद को दैवीय माना है और राजा में दैवीय गुणों की बात की है या देवी गुणों की बात की है, लेकिन हमेशा ही वो सर्वोपरि है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इस संबंध में यह माना गया है कि जो प्रजा की रक्षा करने का काम राजा का है, अतएव राजा सर्वोपरि नहीं है, बल्कि वो जनता का सेवक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लोगों ने समझा। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा पॉइंट है राजनीति एवं धर्म का समन्वय। ठीक है, राजनीति एवं धर्म का समन्वय। तो दरअसल बात यह है कि चूंकि हमारे उस समय में भारतीय राजनीति का अधिक झुकाव अध्यात्म की ओर था, तो उस समय में भी जो राजनीति होती थी उसको धर्म से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, ताकि दोनों के बीच परस्पर संबंध रहे और किसी भी तरह का मतभेद या मनभेद ना हो, और इससे कि राजा या प्रजा में कोई दिक्कत नहीं हो और राजा के प्रति प्रजा की स्वामी भक्ति हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। जैसे कि वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सभी जितने धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, ये कुल मिलाकर के धार्मिक और राजनीतिक दोनों बातों को एक साथ समाविष्ट करने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव के बारे में। तो ऐसा है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का जो आधार होती है वो राजनीति होती है, क्योंकि लोग अगर एक जगह आकर के मिलते हैं तो वो किसी न किसी राजनीति के आधार पर मिलते हैं। हो सकता है कि किसी को किसी से कुछ लेना देना हो, इसलिए वो एक जगह आकर के मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो, भावों का आदान प्रदान हो, वस्तुओं का आदान प्रदान हो। उस समय में प्राचीन युग में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम होता था एक मतलब आदान प्रदान की एक प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था जो है वह भी हमारे लिए एक तरीके से भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब है राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था। देखिए, दरअसल बात यह है कि कुछ लोग जो भी हम रहते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पर राज्य का होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो कोई व्यक्ति कहीं से कहीं चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं प्रॉपर बिहार में रहता हूँ, अब बिहार नाम का कोई जगह होगा ही नहीं। मैं जहाँ रह रहा हूँ, आज मेरा मन है बाबा बिहार में रह रहा हूँ, कल को मैं चीन चला जाऊंगा, परसों को मैं अमेरिका चला जाऊंगा, तरसों को मैं लंदन चला जाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि दिक्कत होगी। ठीक है, अब चूंकि एक तो यहाँ से वहां जाने में दिक्कत, पैसे खर्च, ये खर्च वो खर्च, ऐसी वैसी तैसी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो कुल मिलाकर के राज्य का होना आवश्यक है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। तो राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था के रूप में भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखाया गया है, ताकि राज्य के माध्यम से जीवन के 3 लक्ष्य को साधा जा सके। धर्म को साधा जा सके, अर्थ को मतलब पैसे को साधा जा सके या राजनीति को साधा जा सके, और काम धंधे को साधा जा सके। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और राज्य को चलाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा हो गया तो हमारा काम हो गया, बल्कि उसके साथ कोई कुछ संस्थाएं होती है जो काम करती है। जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र है, तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री पूरे भारत को चला रहे? नहीं भैया, उसके साथ उनके मंत्री परिषद है, विभिन्न मंत्रालय हैं, उसके बाद राज्य सरकारें हैं, फिर उसके बाद स्थानीय सरकारें हैं, पंचायती सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर कई सिस्टम ऑफ डिविजन्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से राज्य में भी कई सिस्टम ऑफ डिविजन्स होते थे, अलग अलग उपयोगी संस्थाएं होती थी, जो कि एक भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। ठीक है, अब है राजा के कर्तव्यों का विशद वर्णन। जब भारतीय राजनीतिक चिंतन की हम बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो सेशन में भी देखा कि राजा के बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको राजा को निभाना अनिवार्य होता है। वैदिक काल से ही राजा को महत्व तो दिया गया, लेकिन उसे देवत्व प्रदान नहीं किया। भैया तुम ही भगवान हो, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उसे यह माना गया है कि भाई तुम जो है जनता के सेवक हो, तुम निरंकुश नहीं हो सकते। तुम उसको आज मरवा दोगे, तुम कल उसके पैसे लूट लोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते हो, बल्कि एक राजा के तौर पर तुम्हें क्या करना है कि प्रजा की सेवा करनी है, उसको पथभ्रष्ट नहीं होने देना, उसको गलत मार्ग पर नहीं जाने देना है, उसको एक सही मार्ग पर ला करके रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
कि राजा के कर्तव्यों का विशद वर्णन भी जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता है। उसके बाद है दंड नीति। तो दंड नीति की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वीडियो सेशन में भी हमने दंड नीति की चर्चा की थी। तो दंड नीति का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई राजा है, उसके राज्य में कुछ प्रजाएं हैं, ठीक है। अब प्रजाएं अगर आसुरी प्रवृत्ति की हो जाए या पथभ्रष्ट हो जाए, गलत काम करने लगे, चोरी डकैती करने लगे, किसी को मारने लगे, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है कि भैया दंड दो, ठीक है। राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता है कि दंड दो, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति पथ से भ्रष्ट ना हो, या उसको उस दंड को देखते हुए दूसरा कोई व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो और अपने सही जगह पर चले, सही रूल पर चले, सही रूल्स एंड रेगुलेशन पर चले। तो यही है भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्व, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब है 8, 9 और 10। उसके बाद 8वें नंबर पर पॉइंट है धर्म सर्वोपरि। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय में प्राचीन भारत में जो है ना, भारत एक धर्म प्रधान देश था। यहाँ पर सबसे अधिक बहुलता थी धर्म की, और वो धर्म था हिंदू धर्म। बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, धीरे धीरे सबके अपने अपने क्या हुए, तो अपने अपने विचार हुए, ठीक है। तो कोई भी धर्म जो है ना, वो राजा को ईश्वर का अवतार नहीं मानता था, ठीक है, बल्कि यह मान करके चलता था कि उसे जो है ना, धार्मिक कानून के अनुसार एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि प्रजा खुश रहे, उसकी जनता खुश रहे, और राजा को हमेशा धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और अगर राजा धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है तो प्रजा उसका विरोध कर सकती है और उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है और उसको हटा करके किसी दूसरे राजा को पदस्थापित कर सकती है। तो यह है हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन की कुछ विशेषताएं। 9वें नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो भैया देखिए, कोई भी देश हो वो हमेशा चाहता है कि वो देश हमेशा एक अच्छी स्थिति में रहे, किसी से कोई कर्ज ना ले, और हमेशा कल्याणकारी राज्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत देश स्वयं चाहता है कि उसके देश के लोग सभी खुश रहे, सभी आनंदितमय जीवन व्यतीत करे। तो ठीक उसी प्रकार में से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है, जिसके माध्यम से यह माना गया है कि राज्य को लोक कल्याण के अनेक कार्य करने चाहिए, जैसे कि तालाब और कुओं का निर्माण करना चाहिए, मार्गों का निर्माण करना चाहिए, सड़कों का निर्माण करना चाहिए, यात्रियों की सुविधाओं हेतु फिर धर्मशालाएं बनाई जानी चाहिए, फिर राजा सांस्कृतिक समारोह में भाग ले, ठीक है, अकाल बाढ़ आदि से पीड़ित व्यक्तियों की मदद हो, राजा सहायता करे। तो ये सब लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं हैं जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशिष्टता के कुछ स्रोत हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग, ठीक है। तो बात यह है कि जो भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है तथा विश्व को जो यह प्रमुख देन है कि हिंदू राज्य शास्त्रवेत्ताओं ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया, और प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास जो है ना, धर्म के अंग के रूप में हुआ। मतलब प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो जब राजनीतिक सिद्धांतों का जो विकास हुआ है वो धर्म से जुड़ के हुआ है, ऐसा नहीं है कि धर्म से अलग करके हुआ, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में ही राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा है, दंड नीति की चर्चा है, अर्थशास्त्र की चर्चा है, राजनीतिक शास्त्र की चर्चा है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक सिद्धांत जो है वो धर्म का विभिन्न अंग है, और ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक विशिष्टता है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है, अगर कुछ प्रश्न है। ओह अच्छा, और भी वैलिड पॉइंट्स हैं जिसकी चर्चा हमें करनी है। अब है विचारों की अपेक्षा संस्थाओं का महत्व। तो ऐसा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अंदर अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं का महत्व, संगठन तथा कार्य आदि का विशद रूप से वर्णन किया गया। जितनी भी पुस्तक है उनमें कई सारी संस्थाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे कि अमात्य की चर्चा की गई है, मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, ठीक है, और भी कई सारी चीजों की चर्चा जो है वो भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत की गई है, जिसके माध्यम से हमें जो है ना जानकारी प्राप्त होती है भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में। और है राजशक्ति पर अंकुश का कारगर तरीका। अब देखिए, किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि कोई राजा निरंकुश हो गया, वो अपने तरीके से मतलब कि दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, दूसरों को क्षति पहुंचा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, राजा आतताई हो गया है, निरंकुश प्रवृत्ति का हो गया है। तो साधारणतः ऐसी स्थिति में धर्म पालन के ऊपर जोर देने के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था जो है वो उसकी चर्चा हमें मतलब कुछ विशेष देखने को तो नहीं मिलती है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा, और यह विश्वास भारतीय जीवन में बहुत अधिक गहरा था। और आज भी कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जस करनी तस भरनी,
ठीक है। जस करी राखा तस फल चाखा, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह सिद्धांत आज भी चलता आ रहा है। तो इसी वजह से स्वर्ग नरक का भय दिखा करके राजा को एक तरीके से निरंकुश होने से बचाया जा सकता था, और ये कहा जाता था कि राजा अगर अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, गलत काम करेगा तो नरक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रजा को विद्रोह का अधिकार था और है भी। अगर कोई राजा निरंकुश हो जाए, आतताई हो जाए और अगर लोगों को दुख पहुंचाने लगे तो प्रजा उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने राजा को हटा सकती है, और फिर उसके बाद एक तरीके से दूसरे को पदस्थापित कर सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऐसा है कि वस्तुतः किसी भी पुस्तक में सब कुछ नहीं दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के अगर हम स्रोतों की चर्चा करें तो इसकी चर्चा हम खंड 1 या 2 में किए थे शायद, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के मूलतः 2 स्रोत हैं। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत। तो भैया ऐसा है कि जब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें 2 आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आता है खुदाई एवं दूसरा है खोज। खोद करके, जमीन को खोद करके या किसी स्मारक इमारत वगैरह को खोज करके अगर हमें भारतीय राजनीतिक विचार से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वो हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और खोज करके अगर हमें कोई भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, और कभी कभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी रखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि कुछ मंदिर पर कुछ लिखे हुए मिल गए, कुछ इमारतों पर कुछ लिखे हुए मिल गए जो कि पुरातन संस्कृति के हैं, प्राचीन भारत के हैं। तो चूंकि वो खोज करके मिले हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गए, चूंकि वो लिखित रूप में है तो वो साहित्यिक स्रोत हो गए, ठीक है। जैसे कि अशोक का जो धर्म लेख है या अभिलेख है, स्तंभ लेख है या शिलालेख है, वो हमें भारत व पाकिस्तान व अफगानिस्तान सभी सहित विभिन्न कोने में देखने को मिले हैं। उस पर कुछ न कुछ लिखा गया है, अशोक के बारे में लिखा गया है, अशोक के आदेशों के बारे में लिखा गया है, अशोक के विजय अभियानों के बारे में लिखा गया। अशोक मतलब सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक की चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो लिखा गया है, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय भारत में राजनीतिक विचार कैसा था, भारत के लोगों का रहन सहन कैसा था, भारत के लोगों के खान पान की प्रवृत्ति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये सब हो गए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक। अब पुरातात्विक स्रोत तो हमने चर्चा कर लिए, ठीक है। अब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। अब साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो मूल रूप से इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो देसी साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, देसी साहित्य को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो धार्मिक साहित्य और दूसरा है अधार्मिक साहित्य, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में 2 हो गए, देसी साहित्य, विदेशी साहित्य। देसी साहित्य में 2 हो गए, धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर साहित्य या अधार्मिक साहित्य, ठीक है। और विदेशी साहित्य में जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, तो उसी की चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, वो बातें हम इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 सेकेंड में नंबर दे रहा हूं, 9523779253। यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप अपने इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़्यादा चार्ज मैं लूंगा नहीं, एक मतलब ऑथेंटिक चार्ज लूंगा, और इसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब सीधे हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो चर्चा हमने कर ली, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, सम्राट अशोक के एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। अब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में जब इतिहास की बात करते हैं या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है, और उसके अंदर सबसे प्राचीन है वेद, ठीक है। और वेद के अंदर भी सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद के अंदर हमें राजा के बारे में जानकारी मिलती है, राजा के कर्म के कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, संत ऋषि के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वेद के बाद आता है वेदांग, वेदों के ही अंग को वेदांग कहा जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत जो है महाकाव्य है, और इसके अंदर भी महाभारत की घटना जो है उसका वर्णन तो मिलता ही है, साथ में राजनीतिक दर्शन और प्रशासनिक व्यवस्था का भी विवरण हमें देखने को मिलता है कि उस समय में प्राचीन भारत में, महाभारत के समय में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था भारत में विद्यमान थी, ठीक है। और ये जो महाभारत है ये आपको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। वेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको उपनिषद हो गए, ब्राह्मण हो गए, अरण्यक हो गए, ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे।
और इन सभी धार्मिक साहित्यों के अंदर जो राजनीतिक बातों की चर्चा की गई है वही जो है हमारे लिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक स्रोत है। अब अर्थशास्त्र जो है या मनुस्मृति हो गया या राजतरंगिणी हो गया कलहन के द्वारा लिखा हुआ, या फिर आपको क्या कहते हैं, आपको ये एक और था, अच्छा नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बाणभट्ट की हर्षचरित। तो ये सब जो है धर्मेतर साहित्य जो कि भारत में लिखे गए हैं और धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी राजनीतिक बातों की चर्चा की गई है और उसके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास का पता चलता है। तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि ये सभी धर्मेतर साहित्य भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक स्रोत हैं। ठीक है, क्लियर है। अर्थशास्त्र की बात आ गई, अब विचारकों की भी बात कर लेते हैं। तो विचारक भी बहुत हुए, जैसे कि हमारे कौटिल्य हो गए, कामंदक हो गए, नीति सार को शायद कामंदक नहीं लिखा था, ठीक है। और उसके बाद शुक्राचार्य हो गए। तो ये सब विचारक थे, राजनीतिक विचारक थे और धार्मिक विचारक थे। इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में कई सारी राजनीतिक बातों का जिक्र किया है, जैसे कि स्मृति जो है मनुस्मृति के द्वारा मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, कामंदक के द्वारा कामंदकीय नीति सार लिखा गया, शुक्राचार्य के द्वारा शुक्र नीति सार लिखा गया। तो इसमें क्या है कि जैसे स्मृतियों की बात करते हैं, इन्होंने बताया कि एक राजा जो है प्रजा का सेवक होता है और एक अत्याचारी को मारना गलत नहीं है, ठीक है, ये बताया जाता है स्मृति के अंदर। और एक राजा से अपेक्षा की जाती है वह गुणी हो, दयालु हो और मददगार हो। इसी प्रकार कामंदक के द्वारा जो कामंदकीय नीति सार लिखा गया, इसमें लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं धार्मिक पुस्तकों में ही निहित है, ठीक है। और जो ये कामंदक जो है, कामंदक अपने गुरु किसको मानते हैं, कौटिल्य को मानते हैं, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर ही कामंदक ने अपना कामंदकीय नीति शास्त्र लिखा। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, इसमें भी राजा एवं उसके परिवार और सरकार के राजशाही स्वरूप पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब है शिलालेख। हाँ, शिलालेख और स्तंभ अभिलेख ये सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है, तो इसकी चर्चा भी हमने कर ली। शिलालेख जो पत्थर पर लिखे गए, फिर उसके बाद ताम्रलेख जो तांबे पर लिखे गए और वो जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से प्राचीन भारतीय राजनीतिक स्रोतों के उदाहरण है। फिर विदेशी यात्रियों के लेखन, जैसे कि मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी, उसमें भी उसने भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में लिखा, भारत की राजनीति के बारे में लिखा। फाहियान जो कि चीन से भारत आया था बुद्ध की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ह्वेनसांग उसी तरीके से आया था। तो इन्होंने भी भारतीय राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें अपनी पुस्तकों में लिखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत में शासन कैसा था, समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, तो इन सभी बातों की चर्चा जो है विदेशी यात्रियों ने की है, ठीक है। उसके बाद अन्य स्रोत हैं, जैसे कि बृहस्पति सूत्र हो गया, सोमदेव का नीति वाक्य निर्मित हो गया, उसके बाद राजनीति रत्नाकर हो गया, वीर मृत्योदय हो गया, राजनीति मयूखा हो गया, पुराण खुदाई में मिले सिक्के, मोहर, जैन और बौद्ध साहित्य वगैरह भी जो है ना हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, मनु के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, और इसकी चर्चा मैं खंड 1 में कर चुका हूं। मनु ने मनुस्मृति लिखी और मनु के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मनु ने जो अपनी पुस्तक में अपने बारे में लिखा है उसी से लोग जो है मनु के बारे में जानते हैं। कुछ लोग मनु को क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर संतानोत्पत्ति के मुख्य देवता के रूप में जानते हैं, मुख्य व्यक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर मनु ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है कि मनु की राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की स्थापना जो है वो यहाँ पर जो है मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, दैवीय सिद्धांत के बारे में बताया है। फिर उसके बाद राजा को असीमित और अपरिमित अधिकार नहीं दिए जाए, ठीक है। और मनु के अनुसार राजा जो है धर्म और सदाचार के नियमों के अधीन है। फिर मनु का राजनीतिक चिंतन जो है उसके सामाजिक दर्शन का भी एक भाग है, ठीक है। और मनु व्यक्ति को केवल राजनीतिक पात्र नहीं मानते हैं, ठीक है, वे व्यक्ति को समग्र रूप में देखते हैं और राजनीति उनके चिंतन का एक भाग है, ठीक है। कुल मिलाकर के यही सब बातें हैं। और जो मनुस्मृति का जो 7वां अध्याय है उसमें राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा की गई है। इसी में राज्य की उत्पत्ति की चर्चा है एवं स्वायवी सिद्धांत की चर्चा है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी है, इसकी चर्चा है। इसमें कई जगह सामाजिक अनुबंधों की चर्चा है, ठीक है। मनु स्पष्ट करता है कि राज्य के पूर्व मानव की स्थिति कष्टपूर्ण और असहनीय थी। मतलब जब राज्य नहीं था तो मनुष्य जो है वो बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करता था, कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। और इस कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर, इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, यम आदि ने सारभूत अंश के रूप में राजा का निर्माण किया। और इन 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा ने न केवल मानव के दुखों को दूर किया बल्कि उनके कल्याण को भी सुनिश्चित किया, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है वो हमें मनुस्मृति के अंदर देखने को मिलती है।
और उसके बाद हम बात करते हैं तो कभी कभी ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनु के विचारों के अंतर्गत ये कहा जाता है कि राजा सर्वोच्च है और वही सभी कल्याण का माध्यम है। ठीक है, मनुस्मृति में राजा का यह दायित्व है कि वह भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था को कायम रखे। मनु ने राजा को अनेक राजाओं के सारभूत अंश के निमित्त बताया है। ठीक है, और मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान है और पवन के समान सबके प्रणव प्रिय तथा हृदय की बात जानने वाला, और यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय करने वाला हो, धर्म तथा विद्या का ज्ञान रखता हो, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला हो, अरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला हो, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला हो तथा कुबेर के समान कोष भरने वाला हो, तो ऐसा राजा बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है जो कि आप लोग पीडीएफ वगैरह लेंगे तो पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जब वीडियो बनाया था उसमें मनुस्मृति पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। ठीक है, तो और मैं कितना बताऊं, चूंकि वीडियो लंबा होगा और अभी तो 2-4 प्रश्न ही हुए हैं। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी निर्देश अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दिए हैं। मनु का स्पष्ट मत है कि राजा 2, 3, 4, 5 100 गांव के बीच अपना राज स्थान स्थापित करे तथा यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त करे। और मनुस्मृति में राज्य को क्षेत्रीय आधार पर पूर्व तथा राष्ट्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्व या दुर्ग से आशय राजधानी से है जो चारों ओर से सुरक्षित सुविधाओं से पूर्ण तथा स्वस्थ भूभाग में बसाई जानी चाहिए। मतलब राजधानी जहां पर दुर्ग किला जहां पर राजा रहता हो और वहीं से वो पूरे राज्य को कंट्रोल करता हो। तो इस तरीके से मनु के विचारों की भी चर्चा हम लोगों ने लगभग कर ली। ठीक है, और जो भी चर्चा है वो आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। पीडीएफ ऐसे एकदम स्लो चल रहा है, जितना डिस्कशन था लगभग मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य के महत्व की चर्चा कीजिए या आप कौटिल्य के महत्व का परीक्षण कीजिए। इसकी भी चर्चा मैंने खंड 1 के पढ़ाने के दौरान की थी, जब हम लोग खंड 1 को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, कभी कभी इसी को लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनके पिताजी का नाम चाणक्य था और इसी वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ गया। ठीक है, और ये जो कौटिल्य ये अरस्तु के समकालीन थे। मतलब अरस्तु और कौटिल्य जो है लगभग एक समान मतलब काम कर रहे थे, एक ही साथ इनका समय था। ठीक है, और ये जो कौटिल्य है या चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त है या चाणक्य जो भी बोले आप, ये अरस्तु के प्रसिद्ध मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजनीतिक गुरु तथा महामंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने का काम भी इसी कौटिल्य ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मतलब जो कौटिल्य थे, इनके शिष्य चंद्रगुप्त थे और इनको मगध का सम्राट बनाया। और फिर भारत में जो यवनों का आक्रमण हुआ था उसका भी मुंहतोड़ जवाब जो है इन्होंने दिया था। मतलब कौटिल्य ने दिया था। भारतीय राजनीति का लोहा मनवाने का काम इस व्यक्ति ने की थी, कौटिल्य ने की थी। ठीक है, और जो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, विश्व की राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है। और यह पुस्तक राजनीतिक यथार्थ और शासन पर लिखी गई एक महान पुस्तक है। और डॉक्टर भारती मुखर्जी के शब्दों में शासन की कला पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र नाम से विख्यात पुस्तक को अर्थशास्त्रीय धारा के समस्त साहित्य का सार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एक विस्तृत पुस्तक है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से राज्य की प्रकृति की चर्चा की गई है, राज्य परिषद के कार्य की चर्चा की गई है, उसकी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, मंत्री परिषद के संगठन की चर्चा की गई है, मंत्री परिषद के कार्य की चर्चा की गई है, गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा की गई है, अंतरराज्यीय संबंध की चर्चा की गई है, मंडल, षडगुण सिद्धांत इत्यादि का वर्णन किया गया है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में खंड 1 में की थी। और ठीक है, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की भी चर्चा की है, जिसके अनुसार कहा गया है कि अगर जब राज्य नहीं होगा तो संसार में अराजकता होगी और भयंकर दुख की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस वजह से राजा पद को धारण करे और संप्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से राजा जो है सभी चीजों को नियंत्रित करे और नियमित करे और लोगों को और जो प्रजा है उनके लिए शांति की व्यवस्था करे। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य अपनी सुरक्षा द्वारा किए विवेचनों में 2 तथ्य को अंतर्निहित करते हैं, जिसमें कहते हैं कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। राज्य जो है मानव के प्रयत्नों से बना है तथा मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है और लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब लोगों ने ही यह स्वीकार किया है कि राज्य का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अब है राज्य के प्रकार। अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि कौटिल्य जो है राजतंत्र का पोषक था और वह समस्त भारत पर एक सशक्त और संपन्न राजा का शासन स्थापित करना चाहता था।
उसी की मान्यता है कि राजतंत्र में राज्य शक्ति कुलीन वर्ग के हाथ में रहती है और उपयुक्त अनुशासन और प्रजा में स्वामी भक्ति की स्थापना की जा सकती है, परंतु अर्थशास्त्र में अन्य प्रकार के राज्यों का उल्लेख भी है। ठीक है, जैसे कि दय राज्य, वय राज्य और संघ राज्य। ठीक है, अब है राज्य के सामान्य कार्य। तो राज्य के सामान्य कार्य की अगर हम चर्चा करें तो सामान्य कार्य में है समाज के असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखना, चोर लुटेरे डाकू इत्यादियों का दमन कर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना। और इसे कौटिल्य ने कंटक शोधन कहा है, अर्थात राज्य असामाजिक तत्वों की तुलना कंटक से की है। राज्य में जो भी असामाजिक तत्व है वो कंटक है, मतलब दुष्ट है। ठीक है, उसके बाद बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य का है। इसके लिए कौटिल्य ने राज्य विस्तार की आवश्यकता को भी बताया है कि राज्य विस्तार होना चाहिए। उसके बाद विकास एवं रचनात्मक कोटि के कार्य भी राज्य कार्य कौटिल्य ने बताए हैं। इस रूप में कौटिल्य ने बताया कि राज्य में कृषि तथा कृषकों के हित में कार्य करते हुए खेती के लिए कुओं और नहरों का निर्माण हो, अकाल के समय कृषकों को सहायता दी जाए। ठीक है, उसके बाद सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है, जिसमें सप्तांग के 7 अंग है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और यही जो 7 अंग है इसको सप्तांग कहते हैं। और कौटिल्य ने कहा कि अच्छे तथा सशक्त राज्य के लिए राज्य के 7 अंगों का समान महत्व है, और सप्तांग की चर्चा हमने पिछले वीडियो सेशन में की है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी चर्चा की है। कौटिल्य ने शासन की शक्ति मंत्रिपरिषद को माना है कि मतलब राजा ही सब कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि राजा को अपने समस्त राजकीय कार्य को मंत्रिपरिषद की सहायता से पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, और मंत्रिपरिषद को यह बताना चाहिए कि कौन सा कार्य राजा करे और कौन से कार्य राजा ना करे। और मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में भी कौटिल्य ने अपने पुस्तक में जानकारी दी है। ठीक है, कि कौटिल्य की एक जो मंत्रिपरिषद है वो एक अच्छी श्रृंखला का हो, वो अच्छे विचार वाला हो। ठीक है, और एक जानकार व्यक्ति हो, और जो है वो एक तरीके से अच्छे परिवार से आता हो। ठीक है, और मंत्रियों के दायित्व की भी चर्चा जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। और कुछ दायित्व ऐसे हैं कि राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, विचारों के लिए हमेशा उपस्थित हो, और किसी विषय पर निर्णय हो तो राजा की सहायता करनी चाहिए। और राजा द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया हो तो उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और उसके निर्णय की पुष्टि होनी चाहिए या खंडन होना चाहिए। ये सारे काम मंत्रिपरिषद के हैं। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर मतभेद हो तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, फिर राजकीय निर्णयों को आगे बढ़ाना चाहिए और क्रियान्वित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के संचालन की भी बात की है, जिसमें उन्होंने वितरणात्मक न्याय की चर्चा की है, सुधारात्मक न्याय की चर्चा की है। तो वितरणात्मक न्याय में कौटिल्य ने कहा है कि राज्य का कार्यात्मक दायित्व माना जाता है कि वो न्याय करे, और इस दायित्व की पूर्ति द्वारा राज्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग जो है अभावग्रस्त नहीं हो, तथा समाज में साधनों का वितरण और मतलब समानों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार। और सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य पर यह दायित्व डाला है कि कानून के उल्लंघन करने वाले प्रजा को दंड दिया जाए, और प्रजा के विभिन्न वर्ग जो है उन पर जो है ना, मतलब कि कोई विवाद हो तो उसका निपटारा भी राजा सही तरीके से करे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये वाला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कई सारे सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में भारतीय इतिहास में। उनमें से हम कुछ मुख्य की चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति एवं समाज का विकसित एवं संगठित रूप राज्य है, और जिसमें एक निश्चित भूभाग होता है, एक सरकार होती है और संप्रभुता होती है। और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार है। जैसे गिलक्राइस्ट ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स साइंस में ठीक ही लिखा है कि राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जानते। हम इतिहास में बहुत, और जहां इतिहास असफल हो जाता है और वहां हम कल्पना का सहारा लेते हैं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई, इस संबंध में दार्शनिकों अथवा एवं राजनीतिक शास्त्रियों ने काल्पनिक रूप से विचार व्यक्त किए हैं, और इन्हीं विचारों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कुछ लोगों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांतों के आधार पर हुई है। ठीक है, मतलब दैवीय सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, और इसके समर्थक जो है वो है जेलेनिक, स्टुअर्ट, जेम्स, रॉबर्ट फिल्मर इत्यादि। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि राज्य की ईश्वरीय संस्था है। ईश्वर धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को प्रजाजनों पर शासन करने के लिए भेजता है, और इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि राजा की इच्छा ही कानून है, तथा राजा जनता के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह जेम्स प्रथम ने कहा, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं। तो ये दैवीय सिद्धांत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शक्ति सिद्धांत की चर्चा करते हैं। हाँ,
शक्ति सिद्धांत की अगर हम बात करें, भैया ये क्या हो गया, तो इस सिद्धांत के अगर समर्थकों की बात करें तो उसमें आते हैं यूनानी जो है सोफिस्ट, हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है। प्रकृति से समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, सबल तथा निर्बल, और सबल वर्ग निर्बल वर्ग पर शासन करता था तथा निर्बल वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए उसके आधिपत्य को स्वीकार करता है। जैसे हिटलर एक सबल वर्ग का था और हिटलर ने जर्मनी में फांसीवाद के उदय का कार्य किया था। उसी तरह मुसोलिनी ने इटली में नाजीवाद के उदय का कार्य किया था और ये लोग बहुत ही दृढ़ व्यक्ति थे और इन्होंने प्रबल हत्याएं वगैरह की थी। तो ये शक्ति सिद्धांत है कि जिनके पास जितनी ज्यादा शक्ति होगी वो राज्य का उतना बड़ा उत्तराधिकारी होगा और वही राज्य का क्या होगा, मालिक होगा। इसी तरीके से तीसरा सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, यहाँ नहीं लिखा गया है। और सर हेनरी मैन डिग्विड आदि विद्वान जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। इनके अनुसार प्रारंभिक समाज में जो भी इकाई थी उसमें व्यक्ति मतलब उसमें कोई व्यक्ति का जो मतलब राजा नहीं होता था, बल्कि उसका जो मालिक होता था, उसका परिवार का जो मुखिया होता था वो होता था उसके पिता। वंश परंपरा का निर्धारण पिता के आधार पर होता था और पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं थे। संपूर्ण सत्ता परिवार के प्रधान मुखिया पिता में केंद्रित होती थी तथा इसी के आधार पर आगे चलकर राज्य का विकास हुआ। ऐसे सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक उसमें है मैक्लेनॉन, उसके बाद आर्गन ब्रिफॉल्ट, उसके बाद जैक्स और बेकाफॉन, ठीक है, बेकेफेन। तो इस सिद्धांत के अनुसार मुख्यतः यह है कि प्रारंभिक समाज मातृसत्तात्मक थी जिसमें स्त्रियों की प्रधानता थी और पारिवारिक व्यवस्था तथा वंश परंपरा का निर्धारण स्त्रियों के आधार पर होता था। और वर्तमान समय में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार अपना शासन व्यवस्था चलाती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है। अब है सामाजिक संविदा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के भी कुछ समर्थक हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के समर्थक हैं आपको क्या हो गया भाई, समर्थक हॉब्स हैं, मतलब उसके बाद जॉन लॉक हैं, रूसो हैं। और इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्य के पारंपरिक समझौते के कारण हुई है। मनुष्य ने खुद पर शासन करने के लिए राज्य की उत्पत्ति की है, ठीक है। थॉमस हॉब्बस ब्रिटिश दार्शनिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियाथन में इसमें इन्होंने सिद्धांत का उल्लेख किया है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकार प्रिय होता है, जिसके कारण परिवार की आरंभिक अवस्था में अराजकता होती है। और प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य जब अत्यधिक परेशान हो जाता है तब इससे बचने के लिए आपस में एक तरीके से संविदा कर लेता है, मतलब एक संधि कर लेता है, मिलन कर लेता है और एक व्यवस्थित समाज के निर्माण की कल्पना करता है और यहीं से राज्य का निर्माण होता है। तो क्लियरली मेरे ख्याल से मेरी इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विभिन्न राज्य की कल्पना भी हो गई, विभिन्न राज्यों की चर्चा भी हो गई और थोड़े बहुत जो जानकारी है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक मैं रोक देता हूँ थोड़ी देर स्क्रीन को, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेरे ख्याल से जितना मैंने डिस्कस किया उतना पर्याप्त है, उतना इनफ है, इतने में आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये पीडीएफ जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब है रामायणकालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। तो रामायण काल में नगर सभाएं होती थी, इसका वर्णन हमें करना है। चलिए करते हैं वर्णन, देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारियां क्या हमसे निकल करके आती है। रामायण के बारे में संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों में बटा था, पूर्व और जनपद। और रामायण जो है, रामायण में ऐसे कई प्रसंग है जिनमें दोनों का प्रचुर वर्णन एवं विवरण प्राप्त होता है, पूर्व का भी जनपद का भी। प्रारंभिक वर्णों से स्पष्ट होता है कि पूर्व और जनपदों में रहने वाले लोग पौर और जानपद कहलाते थे। दशरथ की जिस परिषद में राम को राजा के पद पर वरण करने का निश्चय हुआ था उसमें पौर और जानपद सभाओं के सदस्य भी उपस्थित थे। और यह जो बात है अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक के अवसर पर पौर एवं जनपदों से राज दरबार भरे पड़े थे, यह बात लिखी है अयोध्या कांड में, जिसमें लिखा गया है पौर जानपदाकीर्ण ब्राह्मणय रूप शोभितम 30-14। राजा दशरथ को इस बात की सूचना देने के लिए आचार्य ब्राह्मण नैगम निगम के सदस्य पौर एवं जनपद के अध्यक्ष राम के राज्याभिषेक की समस्त सामग्री के साथ राजद्वार पर राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वशिष्ठ ने सुमंत्र को राजा के पास भेजा था जो कुछ इस तरीके से था, पौर जान पद श्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह 40-40 अयोध्या कांड, इसमें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ श्रेष्ठा शब्द का भी निहितार्थ है। पौर जनपद श्रेष्ठा से ऐसा प्रतीत होता है कि पौर जनपद संस्थाओं के प्रधान अथवा इन संस्थाओं के प्रतिष्ठित सभासद होते होंगे। मतलब जो पौर जनपद जो लोग होते होंगे, इससे प्रतीत होता है कि ये संस्थाओं के किसी संस्थाओं के पौर जनपद या पूर्व जनपद के प्रधान होते होंगे या इस संस्थाओं के प्रतिष्ठित सभासद होते होंगे, ठीक है। और सुमंत्र ने राजा दशरथ के पास जाकर यह सूचना दी कि रामचंद्र के अभिषेक की समस्त सामग्री के साथ नैगम, पौर तथा जानपद के विनम्रता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं।
उपतिष्ठत रामस्य समग्र समग्रम भी समग्रम भी सेचनम पौरजान पदाश्चापी नैगमश्च कृतांजलि। 54 अयोध्या कांड में ये लिखा गया है। ठीक है, अरे भैया ये क्या हो गया, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तदंतर जब राम को वनगमन संबंधी आज्ञा मिल जाती है और राम यह समाचार सीता को सुनाने जाते हैं, तो सीता राम को उदास देखकर कहती है, क्या समस्त प्रजा श्रेणी के मुखिया और पौर तथा जानपद तुम्हारे सहायक नहीं है? मतलब कि क्या ये जो वनगमन की जो वन जाने की जो बात की गई है, जंगल जाने की जो बात की गई है, क्या उसके विरोध में कोई खड़े नहीं हुए? कोई श्रेणी के मुखिया या प्रजा खड़ी नहीं हुई? क्या कोई पौर खड़ा नहीं हुआ? कोई जनपद खड़ा नहीं हुआ? नौ त्वां प्रकृतयः सर्वाश्रेणी मुख्याश्च भूषिता अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजान पदास तथा। रामायण के बाल कांड में पौर के कार्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कहा गया है पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वस्व। इस आदि ग्रंथ में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि राम पौर कार्यों के संपादन में विशेष रुचि रखते थे। उनके द्वारा सफलतापूर्वक पौर कार्यों के संचालन के कारण नैगम के सदस्य उन पर विशेष प्रेम करने लगे थे। इसमें लिखा गया है प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास तथा। इसी वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि पौर एक संस्था थी जिसके अधीन कुछ निर्धारित शासन विषयों का प्रबंधन किया जाता था, किंतु रामायण में कतिपय ऐसे भी पद है जिनमें पौर जानपद शब्द कर्तृ रूप में प्रयुक्त है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदा कदा संस्था के साथ साथ निवासियों के लिए भी ये शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। दूसरे शब्दों में रामायण में कुछ ऐसे स्थल भी है जहां पर राज्य के समस्त प्रजाबोधक शब्दों के प्रयोग के साथ भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। यथा नौ त्वां प्रकृतयः सर्वाश्रेणी मुखस्य भूषिता अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजान पदास तथा। साथ ही यह शब्द संस्था का बोध कराने के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता है। आशय यह है कि समस्त प्रजा एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि ऐसे अवसर पर उपस्थित होते थे। अब हिंदू धर्म के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो हिंदू धर्म के स्रोतों के वर्णन की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक पुस्तक जो है इसकी चर्चा नहीं कर सकता, बल्कि हिंदू धर्म का विकास अनेक महर्षियों, साधकों, चिंतकों के प्रयास से हुआ है, दीर्घ अनुभवों से हुआ है। और हिंदू धर्म का कोई एक स्रोत नहीं है और हिंदू विश्व का सबसे बहुत प्राचीन धर्म है। और हिंदू धर्म के स्रोतों की बात करें तो उसमें वेद आता है। ठीक है, वेद में पूरे भारतीय आचार विचार संहिता की चर्चा की गई है। वेद में सबसे पहले ऋग्वेद आता है, उसके बाद सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, फिर उसके बाद संहिताएं हैं, वेदांग है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। कई बार वेदों की प्रामाणिकता का जो विचार है उस पर भी मतलब बहुत सारी बातें होती है। फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वेद जो है ये ईश्वरीय है, अपरुषेय है, मतलब ईश्वर द्वारा इसको ऋषि मुनियों को दिया गया, बाद में ये धीरे धीरे लिखित रूप में हमारे सामने आया। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद स्मृति है, जो स्मृति से भी हमें, जैसे मनुस्मृति हो गई, इससे भी हमें जो है हिंदू धर्म की जानकारी का स्रोत मिलता है। ठीक है, कई सारे धर्मशास्त्र हो गए। ठीक है, उसके बाद कई सारे आपको जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो गए, फिर कामंदक का कामंदक नीति शास्त्र हो गया। ठीक है, उसके बाद शुक्राचार्य का शुक्राचार्य हो गया। इस तरीके से कई सारी पुस्तकें जो है हमारे हिंदू धर्म की व्याख्या करती है। हिंदू धर्म के बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। हिंदू धर्म के जो स्रोत हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें यही सारी बातें लिखी गई हैं। आचार, धर्मशास्त्र परंपरा में वेद और स्मृतियों के साथ साथ सामाजिक आचार को भी धर्म विषय में प्रमाण के तौर पर माना जाता है। कहा जाता है आचारः परमो धर्मः। एक बात और ध्यान देने की योग्य है कि शास्त्र व लोकाचार के विषय में दो विचारधाराएं धर्मशास्त्र में दिखाई देती हैं। एक शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण मानती है, इसके अनुसार वेद सबसे अधिक प्रमाणिक है, तथा स्मृतियां में भी केवल वेद का अनुसरण करने वाली स्मृतियों की प्रामाणिकता है। ठीक है, और आचार्य के अंतर्गत केवल वेद के ज्ञाताओं के आचार की प्रामाणिकता है, तथा आत्म तुष्टि की बात करें तो केवल वेदज्ञ विद्वानों की तुष्टि ही हो सकती है। शास्त्र की बात करें तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, दंड नीति वगैरह जो है, ये सभी भी हमारे प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म की चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे ज्ञानवल्क्य ने कहा है कि जिन नियमों से लोग द्वेष करे वह स्वर्ग आदि का फल नहीं देता, अतः उसका पालन करना चाहिए। और अस्वर्ग अधलोक विद्विष्ट धर्म यम प्याचरेन तु। इस प्रकार प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय चिंतक शास्त्र की मर्यादा में रहकर भी सामाजिक जीवन के अनेक
परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा परिवर्तनों को स्वीकार किया जा सकता है। और यह जो बात है यह भी हिंदू धर्म से संबंधित ही है। मेरे ख्याल से मेरी इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कोष के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसकी चर्चा हम खंड 1 और खंड 2 जब पढ़ रहे थे उस समय भी किए थे, अभी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत चर्चा, ठीक है। तो ऐसा है कि कोष का मतलब होता है धन, ठीक है। कोष अगर कोई राज्य को चलाना है तो धन की आवश्यकता है। जैसे भारत देश स्वतंत्र है, अगर इसको चलाना है, रोड वगैरह बनवाने हैं, लोगों को सहायता देनी है, तो हमें धन की आवश्यकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में कोष अथवा कर के विषय में राज्य के 7 अंगों में से एक कोष का भी स्थान आता है, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है कोष मूला है स्वारंभा, अर्थात राज्य के सब कार्यों का मूल कोष है अर्थात धन है। अतः प्रत्येक देश का अर्थ जो है संग्रह पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मतलब धन संग्रह पर विशेष ध्यान होना चाहिए प्रत्येक देश का, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में संपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। उनके विविध स्रोतों के से धन के उपार्जन, उचित मदों पर व्यय, मतलब किस जगह पर खर्चा होना चाहिए, किस जगह से आय हो सकता है, किस जगह से व्यय हो सकता है, किस जगह पर खर्च हो सकता है, इसका पूरा हिसाब रखने का नियम होना चाहिए। कैसे कर संग्रह, कैसे टैक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कहां पर खर्च किए जा सकते हैं, कहां पर सरकारी भ्रष्टाचार रोके जा सकते हैं, इन सभी के उपाय की चर्चा हमें जो है अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। और अर्थशास्त्र में कर के भेद भी किए गए हैं कि विभिन्न प्रकार के कर जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के कर की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जैसे किसान के लिए अलग कर, उत्पादकों के लिए अलग कर, व्यापारियों के लिए अलग कर, शिल्पकारों के लिए अलग कर, गोपालों के लिए अलग कर, नर्तक के लिए अलग कर, वेश्याओं के लिए अलग कर, ठीक है। तो कोई कौटिल्य के कर जाल से नहीं बचा, मतलब लगभग सभी के लिए भी कर की व्यवस्था जो है उसमें की गई है, ठीक है। अब मनुस्मृति के अनुसार भी कर की चर्चा करते हैं। अधिकतर अर्थ संबंधी संदर्भ में वार्षिक कर की बात होती है। कुछ कर सेवा विशेष जो है विशेष रूप से जुड़े हैं, जैसे यात्रा कर, जैसे कि हम लोग रोड पर चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं ना, जो टोल पर जो रुकती है गाड़ियां वहां पर टैक्स दिया जाता है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में दैनंदिन राज प्रदेय की चर्चा आई है। प्रत्येक ग्रामवासी को राजा की भोजन आदि दैनंदिन आवश्यकताएं पूरी करने का दायित्व दिया गया है कि प्रत्येक प्रजा जो है वो राजा के भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे, और यह काम जो है ग्राम के स्थानीय अधिकारी करे, और राजकोष से वेतन उसको कोई नहीं मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है मतलब मनुस्मृति के अंदर भी कोष के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब कर की दरें क्या हो, इस पर भी चर्चा जो है वो लगभग भारतीय राजनीतिक चिंतन में की गई है। कोई राजा प्रजा का शोषण न करे, इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर एक निश्चित कर की व्यवस्था की गई है कि इतना ही कर इस पे लगना चाहिए, ठीक है। मनुस्मृति में राजा को खेती की उपज का 6ठा हिस्सा कर के रूप में लेने की व्यवस्था की गई है। वहीं अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि, शिल्प, खानों आदि के लिए उत्पादों के लिए अलग अलग कर की दरें शामिल है, ठीक है। 1 सेकंड, 8:54 हो चुका है। बहुत देर तक मैं भाषण दे चुका हूँ, लगभग आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 पेज ही कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर एक व्यापारियों के लिए भी कर निर्धारण की चर्चा है। यहाँ पर ये संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। इतना समय मेरे पास लगभग नहीं है, मैं जितना डिस्कस कर पा रहा हूँ उतना सुन लीजिए। कर निर्धारण की विधि पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है ना मनुस्मृति में हमें बहुत सारे लेख मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि स्मृतिकारों की दृष्टि से कर बहुत व्यवहारिक है। वे कहते हैं कि व्यापारियों पर कर लगाते समय खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य, मार्ग व्यय, खाने पर खर्चा, सुरक्षा व सेवकों पर खर्चा आदि सब खर्चे निकाल कर ही कर लगाना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में कुल आय व शुद्ध आय का यह भेद किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हर व्यापारियों के लिए भी कर लगाया जाना चाहिए। कारुकर्ण, शिल्पिन, चौब, शूद्रोर अस्चात्मोपजीवन एकैकं कार्येत कर्म मासी महीपति, मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से प्रजा व राज्य में संतुलन को स्थापित करने के लिए मनुस्मृति में यह विचार दिया गया है कि राजा को राज्य और प्रजा दोनों के हित में संतुलन बनाए रखते हुए उतना ही कर लेना चाहिए जिससे कि काम हो जाए और प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो। और यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आपातकालीन व्यवस्था की भी चर्चा की गई है कि कोष के माध्यम से अगर कहीं पर ऐसा है कि अधिक धन की आवश्यकता हो, मतलब जहां पर अकाल वगैरह पड़ गया, कहीं गरीबी है, तो राजा जो है वो राज्य के धन कोष से वहां पर आपात व्यवस्था में अधिक धन की आपूर्ति करे। ऐसी स्थिति में भी मनु ने अधिक कर पर जो है जोर दिया है, और यह भी कहा है कि जहां जरूरत हो, जहां बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो वहां पर भी कर ये कोष के माध्यम से वहां पर व्यवस्था की जाए, ताकि
लोगों को कष्ट ना हो। और कर संग्रह की एक प्रशासनिक व्यवस्था की भी चर्चा जो है वो की गई है कि कैसे करके कोष को भरा जाए, कैसे कर संग्रह किया जाए ताकि कोष भर जाए। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के कार्यों का विवरण दिया गया है और उसके माध्यम से ये कहा गया है कि कैसे आप जो है जो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और राजकीय कोष को भर सकते हैं और समय आने पर उन कोष के माध्यम से आप लोगों की सुरक्षा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला गैस पेपर समाप्त होता है। दूसरे वाले गैस पेपर पर आते हैं। तो दूसरे वाले गैस पेपर में जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की राजशास्त्र की क्या देन है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजशास्त्र की क्या देन है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न जो है वो भी पहले वाले प्रश्न से मैच करता है। ठीक है, और ब्लॉक 1 की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे पुस्तक में तो हमने डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तो ऐसा है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की राजशास्त्र की अगर देन की बात करें तो धर्म और राजनीति को मिला करके बात किया गया है कि धर्म भी कभी राजनीति के विरुद्ध ना हो और राजनीति भी धर्म के विरुद्ध ना हो, और राजा और प्रजा के हित में धर्म जो है वो काम करता रहे और राजनीति भी काम करता रहे, और प्रजा जो है वो धर्मानुसार अपना जीवन यापन करे और राजा भी धर्म के अधीन रह करके अपने काम करे। ठीक है, उसी के साथ साथ राजशास्त्र के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, जैसे कि विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। इस तरीके से हम फिर शासन संबंधी सिद्धांत भी जो है वो देखते हैं राज्यशास्त्र के अंदर। राज्य के स्वरूप कैसे हो, ठीक है, इसकी भी चर्चा की गई है। जैसे राज्य के स्वरूप में ये कहा जाता है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए, जैसे स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, बल और सौहृद, मित्र। तो इस तरीके से राज्य के अंग होने चाहिए। फिर राज्य का कुछ ध्येय होना चाहिए, कुछ धर्म कर्म होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए जिसके आधार पर राजा काम करे। एक कल्याणकारी राज्य हो, राज्यशास्त्र में लिखा गया है कि राज्य कल्याणकारी हो, वह जो है किसी भी तरीके से ऐसा काम ना करे जो कि प्रजा को कष्ट पहुंचाए। महाभारत हो, स्मृति हो तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, हर जगह राज्य के आदर्श स्वरूप की कल्पना की गई है। ठीक है, उसी तरीके से शासन के विभिन्न रूपों की चर्चा की गई है। कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर गणतंत्र है और कहीं पर लोगों का शासन है, कहीं पितृसत्तात्मक शासन है। तो इस तरीके से ये सारी चर्चा भी की गई है। और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान की चर्चा भी राज्यशास्त्र के अंदर की गई है कि कैसे करके प्रशासन को चलाया जा सके। राज्यशास्त्र में ये सारी चर्चाएं की गई है, कैसे न्याय व्यवस्था बनाया जा सके, न्यायिक प्रक्रिया को पूरी की जा सके, और न्याय संबंधी उच्च सिद्धांतों की भी चर्चा जो है हमें राज्यशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। स्थानीय स्वशासन की भी बात की गई है कि एक राजा तो मतलब खुद से पूरे राज्य को चला नहीं सकता है, तो स्थानीय शासन पर चर्चा की गई है कि कैसे करके मतलब राजा जो है वो राज्य को डिवाइड करे ताकि शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। जैसे कि पुराने समय में ग्राम सभा, नगर परिषद, राजधानी परिषद, कुल और श्रेणी आदि में राज्य को बांटा जाता था और इसके द्वारा ही मतलब शासन व्यवस्था की जाती थी और प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की भी चर्चा हमें देखने को मिलती है। जैसे आज के भारत की बात करते हैं तो जैसे भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री या केंद्र पर शासन है ऐसा तो नहीं है, बल्कि केंद्र के शासन के बाद राजकीय सरकारें हैं, उसके बाद जिला स्तर पर सरकारें हैं, मतलब सरकारें नहीं है, जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिर स्थानीय स्तर पर सरकारें जैसे मुखिया हो गया, फिर उसके बाद सरपंच हो गया, पंच हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर अधिकारी वगैरह है। तो स्थानीय स्वशासन की भी चर्चा जो है उस समय की गई थी। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी चर्चा जो हमें देखने को मिलती है राज्यशास्त्र के अंदर। मतलब कोई भी राज्य जो है उसके संबंध आसपास के राज्यों से हो ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत होने पर सभी राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करे। और यह जो सिद्धांत है षड्गुण्य नाम से जो है लिखा गया है। और उसके बाद और भी कुछ बहुत सारी मतलब चीजें जो हैं वो राज्यशास्त्र के अंतर्गत लिखी गई है, जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किस तरीके से राज्यशास्त्र ने भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भैया इसकी तो चर्चा हम कर ही चुके हैं, क्योंकि पहला वाला जो गैस पेपर था इसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हटाओ भैया, इसको हटाओ। अब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, लगता है सेम क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया। ये दरअसल ये वाला जो है ना ये मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये श्री चक्रधर publication.com की है और मेरे पास समय का अभाव था और इस वजह से मैंने जो है ना मतलब कि ये गैस पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये अच्छा है, ऑथेंटिक है, मैंने चूंकि इसको खुद से देखा है इस वजह से
मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब दंड नीति पर प्रकाश डालिए, इसकी चर्चा हम ब्लॉक 1 में है ना कर चुके हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में राज्य शास्त्र को ही दंड नीति, राज धर्मानुशासन, राज धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नामों से जाना जाता था। और यह शास्त्र सर्वाधिक प्राचीन शास्त्रों में एक है। महाभारत की एक कथा के अनुसार सतयुग में पहले न राजा था न दंड था, प्रजा धर्मानुगामिनी कर्मानुगामिनी थी, फिर काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण जो है उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद मत्स्य न्याय का बोलबाला हो गया, मतलब एक जो मतलब सबल वर्ग जो बहुत अधिक शक्तिशाली होगा वो निर्बल लोगों को मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको मार देंगे, उस पर शासन करने लगेंगे। इसी स्थिति से निपटने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और जो प्रार्थना की तब क्या हुआ कि देवताओं ने 1,00,000 अध्यायों वाला एक दंड नीति नाम का नीति शास्त्र लिखा और इसे शिव ने 10,000 अध्यायों में संक्षिप्त किया जिसे विशालाक्ष कहा गया, और इंद्र ने इसे 5,000 अध्यायों में संक्षिप्त किया जिसे ब्रह्मादंतक कहा गया। अपनी बौद्धिक क्षमता से बृहस्पति ने इसे 3,000 अध्यायों में संक्षिप्त किया जिसे ब्रह्मास्पत्य शास्त्र कहा गया। शुक्र ने इसे 1,000 अध्यायों में संक्षिप्तीकरण किया जिसे औशनसी नीति कहा गया। बाद में जब लोग आए तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र, कामंदक ने कामंदकीय नीति शास्त्र एवं शुक्राचार्य ने शुक्र नीति शास्त्र की रचना की। फिर लोगों की घटती क्षमता के चलते पैतामह शास्त्र आकार में घटता गया। कुछ जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि दंड नीति की अधिष्ठात्री क्षमता के चलते पैतामह शास्त्र आकार में दंड नीति की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो सरस्वती थी। इन्होंने ही दंड नीति की संकल्पना की। दंड नीति का प्रयोग राजा के द्वारा होता था जो राजधर्म का प्रमुख अंग था। दंड नीति का मतलब क्या हुआ कि ऐसी नीति जिसके माध्यम से प्रजा को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जा सके। अगर कोई प्रजा आतताई हो गया, कोई धर्म के अनुसार नहीं चलता है, दुष्ट हो गया, वो मतलब कि लोगों पर गलत तरीके से शासन वगैरह करता है या लोगों से चोरी डकैती करता है तो उसको दंड दिया जाए, एक उचित नीति अपनाया जाए जिससे कि प्रजा खुश रहे और वह जो गलत काम कर रहा है वो भी सही रास्ते पर आ जाए और सही रास्ते पर आने के बाद वो भी अपना जीवन सही सलामत व्यतीत कर सके, ठीक है। और महाभारत में प्रजापति के नाम से राजनीतिक शास्त्र के कोष के रूप में दंड नीति का उल्लेख मिलता है। फिर शांति पर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि चूंकि राजनीति का व्यवहार दंड के माध्यम से ही पूर्ण होता है, राजनीति जो भी है वो दंड के माध्यम से पूर्ण होती है। जैसे कि पुलिस है, आपको गलत काम किया आपको उठा के ले जाएगी तो वो दंड देगी, और दंड देगी तो चूंकि वो राजनीति पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या है कि जो नियम वगैरह का उल्लेख है पुलिस उसी के अधीनस्थ रह करके काम करेगी और आपको दंड देगी। तो इस तरीके से जो राजतंत्र है या लोकतंत्र है उसमें दंड की धारणा जो है निहित है, इसी को हम दंड नीति कहते हैं, ठीक है। और यही सारी चीजें जो है मनु ने दंड की महत्ता का वर्णन किया है। उनके अनुसार स्वधर्म पालन हेतु दंड का विधान स्वयं ईश्वर ने किया। राजा के ही लोके अस्मिन सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थ मत्स्य सर्वस्य राजानम सृजतम प्रभु। तो इस तरीके से मनुस्मृति ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आगे भी ऐसे ही मनुस्मृति ने लिखा है, सौ राजा पुरुषो दंड सौ नेता शासितो चौ शासिता चौ सौ चतुर्नामा श्रमाणाम चौ धर्मस्य प्रतिभू स्मृत। तो इस तरीके से बातें लिखी गई है, ठीक है। दंड नीति के बाद अब हम नीति शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो नीति शास्त्र का मतलब क्या हुआ? ऐसी नीति जिसके माध्यम से व्यक्ति को भलाई बुराई इत्यादि का ज्ञान प्राप्त हो, उचित अनुचित कार्यों का ज्ञान प्राप्त हो, इसके द्वारा मानव का जो है ना मार्गदर्शन हो, इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। और 4वीं और 5वीं शताब्दी में दंड नीति और अर्थशास्त्र के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ उसे नीति शास्त्र कहा गया या न्याय शास्त्र कहा गया या राजनीतिक शास्त्र कहा गया। कामंदक ने अपने राजनीतिक ग्रंथ को नीति शास्त्र का नाम दिया। उष्णम के ग्रंथ दंड नीति का ही संशोधित रूप शुक्राचार्य के नाम पर आधारित शुक्र नीति के नाम से प्रचलित हुआ। कामंदक ने अर्थशास्त्र नामक सिंधु से नीति शास्त्र रूपी अमृत निकालने की बात की है। नीति शास्त्रामृतम धीमानार्थ शास्त्र महोदधे कामंदक नीति शास्त्र में यह लिखा गया है। उसी तरह पंचतंत्र में अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र पर्यायवाची बताए गए हैं, ठीक है। मिताक्षरा ने यह कहा है कि ज्ञानवल्क्य जिस अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं वो वास्तव में राजनीति शास्त्र है तथा धर्म शास्त्र का अभिन्न अंग है, ठीक है। शांति पर्व में उल्लेखित है कि जिस माध्यम से लोग न्याय उचित मार्ग से भ्रष्ट न हो उन मार्गों का निर्देश नीति शास्त्र में किया गया है। यही लिखा गया है, ययुर पायर लोकस्तु नो चलेदार्थ वर्तमन तत्सर्व राज शार्दुल नीति शास्त्र भी वर्णितम। शांति पर्व इस प्रकार परवर्ती काल में भी नीति शब्द प्रमुखतया राजनीतिक ग्रंथों के साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र वगैरह भी जो है वो नीति शास्त्र के ही हिस्से हैं, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि राजनीति विचारों का धर्म अर्थ और नीति से क्या संबंध है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो धर्म अर्थ और नीति के बारे में हमें चर्चा करनी है। धर्म का मतलब हुआ
राजधर्म, मतलब वैसा वैसा धर्म जिसके जिसके कंट्रोल में रह करके राजा को भी काम करना है और प्रजा को भी काम करना है। राजा भी ऐसा कोई काम नहीं करे जिसके माध्यम से प्रजा को कष्ट हो, और प्रजा भी कोई ऐसा काम नहीं करे जिसके माध्यम से राजा को कष्ट हो। राजनीति शास्त्र में जो जिस धर्म की चर्चा की गई है उसे राजधर्म कहा गया, अर्थात राजकीय धर्म, ठीक है। और भारतीय चिंतकों ने राजनीति को धर्म के साथ इसलिए संबद्ध किया ताकि धर्म और राजनीति के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके और कोई भी व्यक्ति पथभ्रष्ट ना हो। और अर्थ की जो बात करते हैं हम, वो अर्थ प्राचीन भारत में बहुत ही एक विस्तृत विचार हमारे सामने रखता है। हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धर्म वगैरह ये सब हम क्या ही बताएं, अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ जो है एक अर्थशास्त्र जो पुराने समय में अर्थ का मतलब होता था वो केवल धन से नहीं होता था, अपितु उसमें कई सारी चीजें आती थी। धन आते थे, उसके बाद धन के अलावा कई विस्तृत क्षेत्र आते थे, जैसे कि राजनीति कैसे करनी है, राजा को राज्य कैसे चलाना है, इन सभी बातों की चर्चा जो है वो जो है इस तरीके से अर्थ के अंतर्गत की जाती है। राज्य को अर्थवान होना चाहिए और राजा को भी अर्थवान होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि अर्थवानयं देश उच्यते यस्मिनः गांव सस्यानि च वर्तन्ते, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की वृत्ति है, अर्थात जो मनुष्य का नियम है, उसका नियम है कि वो अपने आजीविका को चलाए, अपना पेट भरण करे, ठीक है। और मनुष्य से युक्त भूमि अर्थ है, मतलब मनुष्य जो भी भूमि रखता है जिससे वो अपने भोजन करता है, अपना अस्तित्व बचाता है, वो अर्थ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही जो है मतलब अर्थशास्त्र है या अर्थ है। और कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि वह बहुत कोई भी मतलब उपाय बताने वाला शास्त्र जो कि मनुष्य के कल्याण की कल्पना करता है वो अर्थशास्त्र है या अर्थ है। अब नीति की बात करते हैं। तो नीति शास्त्र ऊपर में हमने चर्चा करी ही है, राजनीति शास्त्र का ही एक नाम नीति शास्त्र है। और इस शास्त्र का मतलब है वो शास्त्र जो नीति से संबंध रखता हो और वो वैसी नीति जो कि राजा के हित में हो और प्रजा के हित में हो। राजा ऐसी नीति का पालन करे, ऐसे नीति के अनुसार काम करे जिससे कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, और प्रजा ऐसी नीति का प्रयोग करे, ऐसे नीति के अनुसार चले जिससे राज्य को कोई कष्ट ना हो और राजा को कोई कष्ट ना हो। महाभारत में उल्लेखित है जिस माध्यम से लोग न्याय और उचित मार्ग से भ्रष्ट न हो वही नीति शास्त्र है। महाभारत में उल्लेख भी है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित 1,00,000 अध्यायों वाला महान ग्रंथ लिखा और इसकी चर्चा हमने की है। इस ग्रंथ को ही नीति शास्त्र कहा गया है। बाद में विशालाक्ष हुआ संक्षिप्त होकर के, फिर उसके बाद और भी दंड नीति के नाम से प्रचलित हुआ। तो यही सब बातें लिखी गई है। मनु के राजनीतिक विचारों की चर्चा कीजिए, इसकी चर्चा शायद हम ऊपर कर चुके हैं। मनु के राजनीतिक विचार की चर्चा छोड़ते हैं, इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। चलिए फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसा है कि जो मनु के राजनीतिक विचार थे उनके विचारों के अनुसार कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ठीक है। और उस राज्य में राज्य की जो स्थापना हो वो दैवीय सिद्धांत के आधार पर हो, मतलब ऐसा हो कि देवता स्वयं आकर के राजा का क्या कहते हैं राजधर्म का पालन करे, मतलब राजा को राजधर्म के बारे में जानकारी दे और सदाचार के नियमों के बारे में बताए, और प्रजा को भी मतलब यह करना है कि राज्य में मनमानी नहीं करनी है। और मनु का जो राजनीतिक चिंतन है वो सामाजिक दर्शन का एक भाग है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं जिसे हम स्वायत्त सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो है मनु ने राज्य की उत्पत्ति को ईश्वर द्वारा मानी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार राजा जो है वो इंद्र के समान होना चाहिए अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्यकर्ता होना चाहिए, पवन के समान सबके प्रणव सबके हितैषी होना चाहिए, प्रिय तथा हृदय की बात करने वाला होना चाहिए, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश होना चाहिए कि जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, और सूर्य के समान न्यायकर्ता होना चाहिए कि सूर्य के समान न्याय करे, जैसे सूर्य की किरणें सबको बराबर किरणें देती है, किसी को कम या ज्यादा नहीं देती है। धर्म तथा विद्या का प्रकाश जो है वो सब में फैलाना चाहिए। अग्नि के समान दुष्टों का संहार करने वाला होना चाहिए, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला होना चाहिए, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करने वाला होना चाहिए तथा कुबेर के समान कोष को भरने वाला होना चाहिए। और मनु के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में सहायक
होना है। अतः राजा को अपने सहयोगियों के माध्यम से, मतलब मंत्रियों के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है और इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ये लंबा चौड़ा है, आप लोग पीडीएफ लेकर के खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य के महत्व का परीक्षण कीजिए, ये तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। सेम प्रश्न है, ऊपर में भी मैंने चर्चा की थी, वही चीज यहाँ पर चिपका दिया गया है। ये श्री सिकंदर वाले भी ना जो मन में आता है सो कर देते हैं, भैया मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे तो बस बताना है। गैस पेपर 2 समाप्त होता है इस तरीके से। गैस पेपर 3 में आते हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए बौद्ध धर्म उस समय में जब हिंदू धर्म फल फूल रहा था, तो चूंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुलता थी और हिंदू ब्राह्मण और क्षत्रियों का अस्तित्व एक तरीके से बढ़ रहा था, तो उसी को काउंटर करने के लिए, उसी पर अटैक करने के लिए बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं था, ठीक है। और बौद्ध धर्म में बाद में जब भगवान बुद्ध जन्म लिए, लगभग 45 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल को बिताया और इसमें इन्होंने कई जगह पर, सबसे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, उसके बाद इन्होंने सारनाथ में अपना पहला जो है अपना प्रवचन दिया, उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद क्या कि इन्होंने जितने भी प्रवचन दिए तो इन सभी प्रवचनों को संकलित कर दिया गया, ठीक है। और ये जो संकलित किया गया, ये कई जगह, मतलब कि इनका संकलन कैसे हुआ इसकी चर्चा करते हैं। इनका संकलन जो है ना, बुद्ध के जो शिष्य वगैरह थे, ये लोग जो है आकर के, मतलब कि बाद में कई जगह संगति करते हैं, मतलब एक सभा संगोष्ठी करते हैं और बुद्ध के उपदेशों को एक मतलब संकलित करते हैं। और ये संकलित जो करते हैं त्रिपिटक में करते हैं, 3 पिटक में, मतलब यह 3 पुस्तक बुक है त्रिपिटक, जिसका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसकी चर्चा भी मैंने खंड 1 के डिस्कशन के समय की थी, ठीक है। तो इन तीनों पिटकों के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के सभी साहित्यों की चर्चा की गई है। और त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है, इसमें जो विनय पिटक है, इसमें जो है ना कुल 5 ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें भिक्षु भिक्षुणी संघ के लिए जो नियम वगैरह थे, जो पालनीय नियम थे, धर्म शासन थे, इन सभी की चर्चा जो है वो की गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि जिस भाग में विद्वान और साधारण समाज के लिए उपदेश वगैरह संग्रहित किए गए हैं, उसे सुत्त पिटक की संज्ञा दी गई है, तथा जिस भाग में केवल विद्वान और साधक को समझने के लिए गंभीर बातों की चर्चा की गई है, उसे अभिधम्म पिटक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और ये जो त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, आगे चल करके कई उप विभागों में विभक्त हो गए और इस समस्त प्रवचन संग्रह को ही त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है और इसमें गद्य संवाद है, मुक्तक छंद है, छोटी मोटी कहानियां है, प्राचीन कहानियां है और 5 निकायों में यह विभक्त है ये सुत्त पिटक, ठीक है। और यह जो है, इन सभी को हम निकाय कहते हैं, ठीक है। ये जो सुत्त पिटक 5 भागों में विभक्त है, इनको हम निकाय कहते हैं। और इसमें जो निकाय है, उन निकायों के नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। निकाय का नाम कहाँ चला गया भाई? निकाय का नाम शायद नहीं दिया गया है, मुझे जितना याद आ रहा है मैं बता देता हूँ। जैसे निकाय में है आपको दिग्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। उसके बाद आपको दिग्घ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, और भी कुछ और 3 निकाय हैं जिसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हो सकेगा तो मैं उसको आगे डिनोट कर दूंगा। उसके बाद है महापरिनिब्बाण सूक्त, ठीक है। यह भी जो है ना एक तरीके से बुद्ध के जन्म की बारे में जानकारी देता है। और उस समय में संघ राज्य था और चूंकि बौद्ध भिक्षु थे और उसी समय में इनका जन्म हुआ था और भिक्षु के रूप में इन्होंने कई संघ और कई राज्यों में भ्रमण किया था और कई सारी चीजें जो है इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो यही सब बातों की जो चर्चा है दीर्घ निकाय और महापरिनिर्वाण सूक्त में हमें प्राप्त होता है। और जो दीर्घ निकाय है इसके 3 वर्ग हैं। प्रथम है शील स्कंद वर्ग और यह दीर्घ निकाय का प्रथम वर्ग है, इसमें 13 सूक्त हैं, ठीक है। उसी तरीके से अंगुत्तर निकाय भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें जो है ना अंगुत्तर निकाय में 11 निपात है और 1 से 11 क्रम में मतलब बहुत सारी चीजों की चर्चा जो है इसमें की गई है। और आप आगे बढ़ जाते हैं, अब इसमें क्या ही बताऊं। अब है राजनीतिक चिंतन के स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वैदिक साहित्य है, वेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, रामायण है। और ये एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे ना राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के बारे में, तो इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन है ना मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में किया है। और इसकी एक वीडियो सीरीज जो है ना वो मैं लेकर के आया हूँ। मैं आगे जो है ना इग्नू को छोड़ करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह पढ़ाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है ना
मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा करी है कि कैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने का काम करते हैं, या जो लोग भारत में आए विदेश से उन्होंने कैसे प्राचीन भारत को लिखने का काम किया। उसके बाद हमने प्राचीन भारतीय या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा की है। तो उस चर्चा के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं, वैदिक साहित्य, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, वेदांग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी की चर्चा की है। विदेशी यात्रियों का विवरण, अरबी यात्री, उसके बाद चीनी यात्री, इन सभी का विवरण मैंने प्रस्तुत किया है। तो अगर जिनको वो वीडियो देखना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि वो जो वीडियो का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप लोग है ना उसको देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर तो करके ही आएंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया, इसको समाप्त करते हैं। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें बताने लायक क्या है भाई, कुछ नहीं है। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। राज्य को परिभाषित कीजिए। तो राज्य जो है ना, राज्य ऐसा है कि समाज का ही विकसित रूप राज्य है, ठीक है, और जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए किया है। इसकी भी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ठीक है। तो जैसे गार्नर कहते हैं कि राष्ट्र जो है या राज्य जो है सांस्कृतिक समरूपता वाला एक समूह है जिसमें मानव जीवन व कार्यों की एकता के प्रति चेतना पाई जाती है, ठीक है, यह कहते हैं गार्नर। और मैकाइवर कहते हैं कि राज्य ऐसी संस्था है जो कानून तथा सत्ता पक्ष के द्वारा क्रियान्वित होती है। राज्य में एक निश्चित सामाजिक भूभाग में सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखने के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। मतलब राज्य में एक व्यक्ति होता है जो कि कानून और सत्ता के माध्यम से राज्य को क्रियान्वित करता है और प्रजा को एक मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता है जिसके माध्यम से राज्य भी संतुलित रहे और प्रजा भी संतुलित रहे। उसी तरीके से लेनिन के अनुसार राज्य वर्ग विरोधों की असाध्यता की उपज और अभिव्यक्ति है। मतलब कई सारे लोग जब निरंकुश हो गए, सब एक दूसरे पर शासन वगैरह करने लगे, तो उस समय अराजकता की स्थिति हो गई। तो उस अराजकता को खत्म करने के लिए राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, विरोध को दबाने के लिए राज्य की स्थापना हुई। और वहीं कार्ल मार्क्स का कहना है कि राज्य वर्ग प्रभुत्व का एक निकाय है तथा एक वर्ग बर्जुआ वर्ग तथा द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न का निकाय है तथा यह एक ऐसी व्यवस्था है जो इस उत्पीड़न को विधिक और मजबूत बनाने में सहयोग करती है। लेकिन मतलब जो कार्ल मार्क्स थे ये मार्क्सवाद के प्रेरक थे, ठीक है। मार्क्सवाद या समाजवाद या साम्यवाद ये सब एक ही चीजें हैं और इसकी चर्चा अगर हम कभी करें तो हम आपको भविष्य में मैं जरूर करूंगा। जब हम लोग विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे उस समय मैं कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद है या राज्य के प्रति उनके विचार है उसकी चर्चा करूंगा, या पॉलिटी की जब चर्चा करेंगे तो उसमें भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। और संभवतः मैंने बीपीएससी 134 या 133 में कार्ल मार्क्स के राज्य के प्रति चेतना के बारे में चर्चा करी भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो राज्य ऐसे कार्ल मार्क्स के अनुसार कि राज्य कोई अच्छी चीज नहीं है। यह क्या है कि एक गरीब वर्ग पर अमीर वर्ग के द्वारा शासन का एक निकाय है और यह ऐसी व्यवस्था है जो कि गरीब वर्ग को और गरीब करती है और मजबूत वर्ग को और मजबूत करती है, ठीक है। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संस्थाएं या राज्य जो है निम्न प्रकार से सामाजिक व समाज को प्रभावित करती है और इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण की भूमिका को भलीभांति ढंग से पूर्ण करती है। राज्य समाज सुरक्षा की व्यवस्था का कार्य भी करती है। व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान करने का कार्य भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रगति की व्यवस्था का निर्माण करना भी राज्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आपको राज्य मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। फिर उसके बाद राज्य के अंतर्गत कानून निर्माण की प्रक्रिया को भी सम्मिलित करता है, ठीक है। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। भैया इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, बेकार में ये वाला प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिया गया, फालतू का प्रश्न है ये, ठीक है। मतलब इसकी चर्चा कर चुके हैं। राज्य के प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो ये वाला एक प्रश्न बनता है। सभा, समिति, उसके बाद विदत है, रत्नी है, इन सभी की चर्चा हम वैसे ब्लॉक 1 या 2 में कर चुके हैं। तो राज्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो राज्य के प्रकार में तो वैसे तो राजतंत्र, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक राज्य जो है या कुलीन तंत्र या ये सब होते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें और थोड़ा विस्तार से तो राज्य को चलाने के लिए सभा की भी चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सभा और समिति नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी,
ठीक है। वैदिक वांग्मय में कहा गया है कि राजा निरंकुश ना हो और राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा समिति नाम से 2 संस्थाएं थी। इसके अतिरिक्त पुरोहित, सेनानी वगैरह भी आते थे, फिर ग्रामीणी भी आती थी। विदत और रत्नी नाम से भी कुछ संस्थाएं या कुछ लोग थे जो कि राजा और राज्य पर नियंत्रण एवं संचालन में अग्रणी भूमिका निभाते थे, और ये संस्थाएं राजा को सभी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों में सहयोग देते थे। सामान्यतः सभा जो है वो कुलीन अथवा संपन्न व्यक्तियों की होती थी, जबकि समिति जो है सामान्य लोगों की होती थी। सामान्य लोग इकट्ठा होते थे, समिति का निर्माण करते थे, जबकि अमीर लोग इकट्ठा होते थे, सभा का निर्माण करते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और राजा का अभिषेक के समय राजा को जब राजगद्दी सौंपी जाती है तथा अन्य सभी राजकीय कार्य में सभा एवं समिति के मध्य जो है ना एक मत की चर्चा की गई है, जो कुछ इस तरीके से ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संगच्छ ध्वंग स्व वद ध्वंग स्व असंग वो मनांसी जानताम, ऋग्वेद में लिखा गया। उसी तरीके से समानो मंत्र समिति समानी समानंग मनः सह चित्ते चित्तम भेसाम, अथर्ववेद में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सभा समझ गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद समिति की चर्चा की गई, तो समिति की भी चर्चा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है प्राचीन भारतीय चिंतन में। तो राजनीतिक संस्था में समिति सर्वसाधारण सामान्य जनता का एक प्रतिनिधित्व है, जिसमें समिति जो है समजोड़ इति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एकत्र होना या एकत्र करना। और राजा का निर्वाचन समिति के माध्यम से किया जाएगा या किया जाता था, और विश्व द्वारा निर्मित समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। ऋग्वेद में भी ऐसे नियम लिखे गए, जैसे समानं व्रतः स्वचित्तते साम समानो मंत्रंग समिति समानी। इसी तरह से विदत जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास में विदत की भी चर्चा है। ठीक है, विदत एक महत्वपूर्ण संस्था थी। विदत शब्द विद धातु से निसन्न है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, लाभ एवं सत्ता, अर्थात ज्ञान लाभ अर्थ में ही सभा संगोष्ठी सभा का अर्थ जो है वो ग्रहण किया गया है। और ऋग्वेद में विदत का प्रयोग अधिक हुआ है। विदत और समिति से इस अर्थ में भिन्न प्रतीत होता है कि विदत में स्त्रियों की सहभागिता ज्यादा होती है, विदत में स्त्रियां ज्यादा थी, जबकि समिति में पुरुष लोग ज्यादा थे। ऐसे में लिखा गया गुहाचरंती मनुष्यो न योसा सभावती विद्यथेव समवाकः, विदत में युवक द्वारा युवती को शामिल किया जाता था, ऐसा लिखा गया। उसके बाद रत्नी की चर्चा करते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीति में अथर्ववेद में राजा का निर्वाचन करने वाले को वेद में राजकर्तार कहा जाता था। अथर्ववेद में धीवर, रथकार, लौह कर्मकार, विद्वान, सुत्त, ग्राम प्रमुख आदि को राजकर्ता कहा गया है, और इन्हीं लोगों को रत्नी के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो सप्तांग सिद्धांत में राजा को स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल से युक्त होना चाहिए, और यही जो है राजा के 7 अंग है, और राजा के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत की चर्चा भी मैंने पहले की थी। सबसे पहले तो राज्य के लिए एक राजा होना चाहिए। ठीक है, तत्र मूर्धा निरपा स्मृत, राजा को स्वामी, अधिपति, आत्मा अलग अलग पर्याय के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, और ये कुछ श्लोक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजा के बाद अमात्य का होना, मतलब राजा के बाद अमात्य होता है, जो कि शुक्र नीति के अनुसार राजा का चक्षु माना जाता है। ठीक है, अमात्य को मंत्री, सचिव आदि के पर्याय के रूप में माना जाता है, या परामर्शदाता या विचारक के रूप में राजा का नेत्र माना गया है। ठीक है, उसी प्रकार जनपद की बात करें तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन, अर्थात लोगों का निवास स्थान। राजा के सप्तांग स्वरूप में जनपद अथवा राष्ट्र का प्रयोग हुआ है, और ऋग्वेद में राष्ट्र का प्रयोग बहुलता से हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से दुर्ग मतलब होता है किला, जहां पर राज्य का जो प्रमुख अंग होता है दुर्ग होता है, और यहीं पर राजा रहता है, और यहीं से वो पूरे राज्य में शासन करता है, और दुर्ग को राजा का हाथ माना गया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कोष जहां पर राजा अपने धन को रखता है और समय आने पर राज्य के लोगों की मदद करता है। तो भारतीय वांग्मय में पुरुषार्थ चतुष्ट में अर्थ का महत्व विस्तार से वर्णित है, और कोष के बल पर ही सेना चलाई जा सकती है, दुर्ग का निर्माण हो सकता है, राज्य का संचालन हो सकता है। ठीक है, समझ गए। और आचार्य कौटिल्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कोष वृद्धि के 8 उपाय बताए हैं। प्रचार समृद्धि, चरित्रानुग्रह, चोर निग्रह, युक्त प्रतिषेध, सस्य संपत्ति, उपसर्ग प्रमोक्ष, परिहारक्षय और हिरण्योपायनम। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है। प्रचार समृद्धिश्च चरित्रानुग्रह, ग्रह अचोर निग्रहो, युक्त प्रतिषेधम, सस्य संपत्त्य बाहुल्यमुपसर्ग प्रमोक्ष, परिहार रक्षयो, हिरण्योपायनमिति कोष वृद्धि। इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दंड बल की भी चर्चा की गई है, दंड नीति बल, उसके बाद दंड शास्त्र, इन सभी की चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से कि प्रजा को सही रास्ते पर रखा जा सके, या राजा जो है आतताई ना हो और
उसके बाद मित्र की भी चर्चा की गई है कि अगर राजा का मित्र नहीं होगा या मित्र राष्ट्र नहीं होगा तो मतलब कि क्या कहते हैं, विपत्ति के समय राजा की सहायता कौन करेगा। तो इस तरीके से राजा के मित्र भी होने चाहिए जिससे कि राज्य की उत्पत्ति हो और फिर शत्रु राज्य की अवनीति हो और शत्रु राज्य का हनन हो। मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनुसार राजा के कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए। तो शॉर्टकट में इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये वाला प्रश्न है, आप लोग प्रश्न देख लीजिए। तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के विशिष्ट गुण बताए हैं। कौटिल्य ने राजा के अनेक गुणों का होना आवश्यक बताया। कौटिल्य का मत है कि राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, उसमें दोष गुण नहीं होना चाहिए, दुर्गुण नहीं होना चाहिए, उसमें दैवी कला होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो, कृतज्ञ हो, यानी एहसान फरामोश ना हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई हेल्प करे, कोई मदद करे और उसको रातों रात उठवा लिया जाए, ऐसा नहीं। सही भाषण करने वाला हो, जिसका लक्ष्य ऊंचा हो, उत्साह से भरा हुआ हो, और यह गुण केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि राजा में ये गुण वास्तविकता में होनी चाहिए। कौटिल्य इस तथ्य से परिचित थे कि उपयुक्त सभी तथ्य जो है किसी एक व्यक्ति में आसानी से नहीं मिल सकता, इसीलिए इनमें से कुछ गुण तो स्वाभाविक रूप से होने ही चाहिए और कुछ गुण अभ्यास के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कौटिल्य के अनुसार राजा के मुख्य कर्तव्य यह है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद दंड की व्यवस्था को बनाए रखना जिसके माध्यम से प्रजा और राजा जो है एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहे। कोई प्रजा अगर कोई गलत काम करती है तो उसको दंड दिया जाए। आय व्यय संबंधी जो है उस पर भी चर्चा जो है वो राजा को करना चाहिए। राजा को इस सभी का हिसाब रखना चाहिए। नियुक्ति करनी चाहिए राजा को एक अमात्य का, सेनापति का, फिर प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। लोकहित और समाजकारी कल्याण कार्य करने चाहिए जिससे कि प्रजा जो है खुशी से रह सके। बार बार ये मैसेज नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग शायद परेशान हो जाते होंगे, मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, फिर युद्ध करना भी राजा का एक कर्तव्य है कि राजा युद्ध भी करे और फिर उसके बाद जो है युद्ध करके अगर कोई जरूरत हो तो अपने दुष्टों का संहार करे। राजा वीर हो, साहसी हो, यही सब बातें जो है लिखी गई है। महाभारत में वर्णित राजधर्म की चर्चा कीजिए। तो महाभारत के अनुसार और महाभारत के अनुशासन एवं शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को विस्तार से राजा के कर्तव्यों का उपदेश जो है वो दिया गया है। राजा के धर्मों की जानकारी दी गई है। महाभारत में जो है बताया गया है कि तदहंग ते प्रवक्ष्यामि राजधर्म शुभानने राजायतं हि यत् सर्वलोक वृत्तम शुभम महत अस्तपसो देवी फलम राज्यमिति स्मृतम। राजा वंश परंपरा पिता द्वारा या पराक्रम से अर्जित राज्य को यदि राजधर्म के अनुसार संचालन करता है तभी यशस्वी कहलाता है। राजधर्म अनुष्ठाय विधिवत भोक्तु महर्ति। राजा स्वयं विनयशील होकर सेवकों एवं प्रजाओं को विनय की शिक्षा दे तभी प्रजा राजा को आदर्श मानकर प्रजा वर्ग विनित होते हैं। स्वामिनो चोपमा कृत्वा प्रजास्तद वृत्त कांक्षया। ठीक है, तो इस तरीके से राजा को जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि से रहित होकर शास्त्र रूपी दृष्टि द्वारा न्याय परायण होना चाहिए। सेवकों की नियुक्ति भी करनी चाहिए। सदाचारी, शास्त्रज्ञ, उत्तम कुलोत्पन्न अमात्य नियुक्त करना चाहिए। बुद्धिमान अमात्य, बहुजन प्रिय, राष्ट्र श्रेष्ठ, नगर कोष, राजनुरागी, सेना मित्र तथा विनयशील स्वामी, ये राज्य के 7 प्रकृति हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और क्या बताऊं मैं, इसमें बताने लायक क्या है भाई, वही सब है, फालतू की बातें डिस्कशन की गई है। और क्या बताऊं मैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। और यहीं पर ये वाला खत्म होता है। इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी की चर्चा मैंने कर ली है। मैं आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप लोगों को फायदा होगा और ये वाले प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सेकंड मैं एक बार देखता हूँ कि BSKG 178 का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं काटता हूँ। ठीक है, क्लोज ऑल टैब्स, नो, क्लियर, एंड नाउ वी आर ओपनिंग दी BSKG 178 प्रीवियस ईयर पेपर। देखता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो BSKG 178 का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद नहीं है। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, देखता हूँ एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन BSKG 178। ये तो स्टडी मटेरियल है भाई, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है।
BSKG 178 स्टडी मटेरियल, इसको क्या करूंगा मैं भाई, स्टडी मटेरियल BA न्यू सिलेबस। भैया देखिए यहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है, अब ऑफिशियल स्टडी मटेरियल के PDF को भी बेचा जा रहा है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर लिया जाए ये तो गलत बात है। वैसे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा काम तो यहाँ पर बस प्रश्न खोजना है, मैं क्वेश्चन खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कोई क्वेश्चन तो मिला नहीं है, मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। असाइनमेंट इग्नू से ही मतलब आप लोगों को कुछ मैं प्रश्न दिखा देता हूँ जिससे कि शायद आप लोगों का काम बन जाए। जनवरी 2023, जुलाई 2023 और जुलाई 2023, जनवरी 2024, ये कौन सा है, जनवरी 23, जुलाई 23, जुलाई 22, जनवरी 23 ओपन करता हूँ, जनवरी 24, ये वाला भी ओपन करता हूँ। BSKG 178, BSKG 178, इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं 178 BSKG, यहाँ पर है BSKG 178, इसको ओपन करते हैं, इसको क्लोज। यहाँ पर देखते हैं BSKG 173 तक है, 178 की चर्चा नहीं है, मतलब हो सकता है ये नया है। BSKG नहीं है भाई, तो नहीं है। चलिए खैर यहाँ पर आते हैं, BSKG 178 के असाइनमेंट को देख लेते हैं। अब मैंने जितनी चर्चा की है उसके माध्यम से तो संभवतः आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। उसमें से जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नाम कौन से थे, तो राजनीति शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, नीति शास्त्र था, उसके बाद दंड नीति था, ठीक है, उसके बाद कामंदक नीति शास्त्र था, ठीक है, उसके बाद शुक्राचार्य का शुक्र सार था। इसी तरीके से क्लियर है, सामाजिक और शासकीय न्यायिक सभाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, तो इसकी भी चर्चा हमने कर ली है। प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में गणतंत्र कैसा था उसकी भी चर्चा हमने कर ली, और बौद्ध शास्त्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य उसकी चर्चा करनी है भैया, तो आप लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं, बताने वाली कोई बात है नहीं। धर्म के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए, तो धर्म जो धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म के विभिन्न स्रोत की अगर बात करें तो वेद वेदांग, उसके बाद आपको ब्राह्मण आरण्यक वगैरह हैं। उसके बाद अगर बौद्ध धर्म के साहित्य की चर्चा करें तो उसमें त्रिपिटक है, जिसमें कि आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इसकी चर्चा करनी है। या जैन साहित्यों की चर्चा करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन साहित्य के भी कई पुस्तक है, हालांकि वो डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आपके पुस्तक में ये जैन साहित्य की चर्चा नहीं है, तो जो डिस्कशन के लायक है उसी की चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय राजतंत्र के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो राजतंत्र जो है इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कैसा राजतंत्र था प्राचीन समय में, ठीक है। उसके बाद वैदिक राजनीतिक चिंतकों की वैदिक राजनीतिक चिंतकों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे। वैदिक राजनीतिक चिंतक में ऋषि मुनि वगैरह आते थे। उसके बाद आपको मनुस्मृति हो गया, मनु की जो मनुस्मृति है उस पर हमें निबंध लिखना है। उसके बाद आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कुछ हद तक वैदिक काल से संबद्ध है। उसके बाद आपको शुक्राचार्य का हो गया शुक्र नीति सार, ये भी आपको वही से संबद्ध है। फिर उसके बाद कामंदकीय नीति शास्त्र, ये सब एक ही संबद्ध है। ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, इसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, सभा समिति विधत रत्नी, यही सब थे, तो ये ग्रामीण व्यवस्था थी, तो इसकी चर्चा हमें करनी है। तो मेरे ख्याल से इन सब की चर्चा आप लोग कर सकते हैं, इनमें बताने लायक क्या है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद खंड 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं, देखते हैं खंड 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में राज्य के प्रकार, तो राज्य के प्रकार की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। राज्य के प्रकार कैसे थे, राज्य के प्रकार में जैसे कि आपको गणतंत्र था, उसके बाद राजा का अंग था, ठीक है। उसके बाद सप्तांग के सप्त अंग जो है, राजा के जो सप्तांग थे उसकी चर्चा है, जैसे कि अमात्य वगैरह, इन सब की चर्चा है। राजा के गुण क्या क्या होने चाहिए उसकी चर्चा है। स्थानीय शासन जो है और उसका प्रशासनिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, स्थानीय शासन में जैसे अमात्य वगैरह कैसे शासन करेगा, स्थानीय स्तर पर कैसा शासन हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए। व्यवहारिक पदों का सामान्य परिचय, जो हमारे व्यवहार है या राजा प्रजा के जो व्यवहार है उसका सामान्य परिचय, इसकी बात है। उसके बाद सद्गुण का सिद्धांत, जो अच्छे सिद्धांत है, कौन सी नीति अच्छी है, कौन सी नीति खराब है, इन सभी की चर्चा हमें करनी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी इन सभी बातों को समझ गए होंगे, और हो सकता है कि इतने सारे प्रश्नों को करने के बाद आप लोग जो है अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो सेशन को एंड करता हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।